हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपको एक रीजनिंग का आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए। तो सॉल्यूशन देखेंगे कि जो आपका रीजनिंग का मॉक बन था उसका सॉल्यूशन किस प्रकार है और क्या क्या उसके क्वेश्चन के आंसर होंगे, हम सारा डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। तो सर हमें पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था। देखिए, तो पहला क्वेश्चन सर 31 से स्टार्ट कीजिए, 31 से बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन मैं पहले आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या इसका सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। देखिए, तो 31 में दिया गया है RIGT। ठीक है, RIGT, और उसके आगे यहाँ पर लिखा गया है WDVY। ठीक है, और फिर नीचे लिखा गया था FUSH, फिर आगे आपको बताना था। ठीक है, देखिए, तो हमें एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है इन दोनों में कि जो रिलेशन यहाँ पर है वही यहाँ पर बने। ठीक है, देखो, मैं अगर रिलेशन की बात करता हूँ तो मुझे पता है I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। I की प्लेस वैल्यू 9 और G की होती है 7। तो ये 9 थी और ये 7, यानी कि कितना का डिक्रीमेंट हुआ, -2 का। कितना हुआ, -2 का डिक्रीमेंट यहाँ पर हुआ। अब R और T की बात करते हैं, ये होता है आपका 18 और ये होता है 20। इसकी प्लेस वैल्यू 18 होती है और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20। तो यहाँ पर कितना का इंक्रीमेंट हुआ, +2 का। यहाँ पर यानी कि पहली टर्म्स और लास्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और बीच की 2 टर्म्स में डिक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर +2, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू होती है 23 और इसकी होती है 25। ओके, अब D और B की बात करते हैं। D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और B की होती है 2, तो इसलिए -2। सेम एज यहाँ पर F से H पर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो +2 हुआ, और U से S पर -2 हुआ। ठीक है, अब हमें जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जैसे यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है, सेम वही लॉजिक वहाँ पर अप्लाई हो रहा हो। तो मैं जब सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे एक ऑप्शन नंबर B दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर B दिखाई देता है, दैट इज B, Y, W एंड D। अगर देखो मैं B से D तक जाता हूं तो +2 और Y से W आता हूं तो -2, क्योंकि Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है और W की 23, तो यहां पर -2 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर B हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको लिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है क्वेश्चन नंबर है वो हमारा क्या होगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नंबर गलत डला हुआ है 62, दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर लिखा गया है 42, आगे दिया गया है 56, और यहाँ पर 110 लिखा है, और यहाँ आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो लॉजिक फाइंड करना है। सबसे पहला काम होता है हमारा लॉजिक फाइंड करना। अगर आपने लॉजिक फाइंड कर लिया तो आप इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम लॉजिक फाइंड कीजिए। जो अब लॉजिक आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, सबसे पहला बात कि लॉजिक आप कैसे फाइंड कर पाएंगे। लॉजिक फाइंड कर पाएंगे आप तभी जब आपने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हो, वो लॉजिक आपको पता हो। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, जो लॉजिक कॉमन लॉजिक होते हैं वही लॉजिक वहां पर अप्लाई होते हैं। तो जितने ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका लॉजिक मजबूत होगा। देखिए, अब 42 है, 56 है, तो मुझे एक चीज इन दोनों में कॉमन नजर आई। क्या नजर आई, देखिए, ये भी मल्टीपल ऑफ 7 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 7 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 × 7 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 7 × 8। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 11, और इसके आगे यानी क्या, देखो यहां से 6 से 7 आया, 7 से 8 आया, अब यहां से 10 से क्या आना चाहिए, 11, और 11 से क्या आना चाहिए, 12। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या टर्म्स आना चाहिए था, 132, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 11 और 12 का, 132। तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि है 132। चलिए सर, अब अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए बिल्कुल फुल स्क्रीन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात कीजिए। अब मुझे दिखा दीजिए बोर्ड पर सर। देखिए सर, देखो, और मैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, रुपी, पाउंड, येन और करेंसी। रुपी,
पाउंड, येन और करेंसी। तो आपको पता है रुपी क्या होता है, ये भी करेंसी के अंदर आता है, ये करेंसी होता है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं यानी कि पाउंड की, तो ये भी क्या होता है आपका, ये भी करेंसी होती है। ऑप्शन नंबर सी, ये भी क्या होता है, येन, ये भी करेंसी होती है। बट डी, देखो अब ये तो थे इसके पार्ट्स, अब आएगी आपकी करेंसी। ये करेंसी है और ये सब इसके पार्ट्स हैं, तो क्या डिफरेंट हो गया यहां पर, करेंसी, क्योंकि ये करेंसी के पार्ट हैं तो डिफरेंट हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि करेंसी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, चलते देखते हैं 34 में क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34, देखो यहां पर आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, DAEH, तो मैं पहले एक ऑप्शन लिख लेता हूं। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है KIMP। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है HEIL और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है FCG और J। अब आपको यहां देखो एक ऐसा रिलेशन या लॉजिक फाइंड करना है जो चारों में, जो इनमें से किन्हीं 3 ऑप्शन में कॉमन हो, बट एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ओड वन आउट करना है, विषम शब्द को हमें यहां से चुनना है। तो देखो मैं देखता हूं D से E जाता हूं +1, H से I जाता हूं +1 और F से G जाता हूं +1, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में +1 का लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं K से M पर जाता हूं तो यहां +1 का लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, यहां पर +2 का अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन तीनों में सेम लॉजिक है, ए में, सी में और बी में, बस बी में यहां पर डिफरेंट लॉजिक है। ओके, क्लियर हो सभी को। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आ चुका है। एक श्रृंखला दी गई है जिसका एक पद जो है अज्ञात है, तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो कि श्रृंखला को पूरा करता है। सर दिखा दीजिए मुझे भी साथ साथ बोर्ड पर। देखिए अब यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि IGT, आगे दिया गया है यहां पर JHS, उसके आगे आपको दिया गया KIR, उसके आगे आपको दिया गया है LJQ और उसके आगे आपको दिया गया है MKP, ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो अगर मैं यहां पर एक चीज मैं देखूं, अगर मेरी निगाह थोड़ी सी मजबूत है या मैंने लॉजिक को पढ़ा हुआ है तो मुझे लॉजिक समझ में आ जाएगा जल्दी से। कैसे आ जाएगा, देखो अगर मैं फर्स्ट लेटर देखता हूं तो IJKLM, यानी कि +1 +1 +1 और +1। क्लियर हुआ। देखिए अब आगे बात करते हैं, तो आगे M के बाद क्या आना चाहिए था दोस्तों, M के बाद N आना चाहिए था, लेकिन मैंने ऑप्शन में देखा तो मेरे पास 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे थे जो N से स्टार्ट हो रहे थे, एक तो ऑप्शन नंबर B और एक ऑप्शन नंबर C, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब मैं एक और टर्म देखता हूं तो G के बाद क्या आता है H, H के बाद I के बाद J और J के बाद K और K के बाद क्या आता है L आता है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था L और आगे O, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर निकाल लिया, ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक श्रृंखला दी गई है आपको यहां पर, सर मुझे भी साथ साथ दिखा दीजिए। तो जो मिसिंग टर्म है वो आपको बतानी है, मिसिंग टर्म आपको बतानी है। श्रृंखला आपके सामने दी गई है 36, देखिए 6 10 18, आगे दिया 34 क्वेश्चन मार्क एंड 130, ठीक है। देखो मिसिंग टर्म फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लो। तो करेंगे इसके बीच का डिफरेंस तो 4, इसके बीच का डिफरेंस 8, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 16, ठीक है। अब मुझे लॉजिक यहां से पता चल गया, क्या पता चला, देखो 4 का पहले क्या हुआ डबल हुआ मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 8 का फिर डबल हुआ मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब आगे वाली टर्म्स में क्या होने वाला है, 16 का डबल होने वाला है, कितना आएगा 32, तो इस प्लेस पर 32 आ जाएगा। अब इसमें मैं 32 ऐड करूंगा तो कितना आएगा यहां पर 66। सो 66 हमारा सही जवाब होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप 132 में से क्या करोगे, ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो 136
66 आ गया ना यहाँ पर, कितना आ गया 66 आ गया, आगे कितना है आपका 132। तो इसका डबल कितना हो जाएगा आगे वाली टर्म में, देखो जब यहाँ 32 है तो इसका कितना हो जाएगा 64, इसमें 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा 66। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं पीछे की तरफ से लेके भी, ठीक। क्लियर हुआ सभी को? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। वह लड़का मीरा से किस प्रकार संबंधित है? पॉइंटिंग टुवार्ड्स अ बॉय मीरा सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू मीरा। अब सबसे पहले देखो मैं क्या बना लेता हूं, ग्रैंडफादर बना लेता हूं, प्लस लगा देता हूं मेल के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मीरा कहती है वह जो लड़का है ही इज द ओनली सन, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो इसके ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होगा? मीरा का फादर होगा। जब मीरा बात कर रही है तो नीचे क्या आ जाएगी? मीरा आ जाएगी, मीरा आ जाएगी ना। ये फीमेल है और ये मेल है, मेल को मैं प्लस से डिनोट करता हूं, फीमेल को माइनस से डिनोट करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है आपकी यहां पर कि वो जो लड़का है ही इज द ओनली सन ऑफ द, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर फादर हो गए। अब इनका ओनली सन कौन हो जाएगा यहां से? यानी कि वो बॉय, यानी कि वो बॉय। तो बॉय को मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये बॉय इसका क्या लगा? ये मीरा के फादर हैं, ये बॉय के भी फादर हैं। तो ये इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या लगा? ये लड़का जो है मीरा का क्या लगा? ब्रोदर, ठीक है। क्या लगा? ब्रोदर। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा है? सिस्टर ब्रदर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, दैट इज ब्रदर। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक ये सेटिंग अरेंजमेंट से है कि 15 विद्यार्थी एक पंक्ति में जब राजू जो है दाईं ओर से तीसरे स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह दाईं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो पंक्ति के बाएं ओर से उनकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें बाय डिफॉल्ट हमें नॉर्थ फेसिंग लेना है, यानी कि उत्तर दिशा को बाय डिफॉल्ट लेना है कि हमने जो फेस किया हुआ है वो नॉर्थ डायरेक्शन में किया हुआ है, ठीक है। देखो, मैं एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि मान लिया पंक्ति में खड़े हुए हैं, ये लोग पंक्ति में खड़े हुए हैं। अब टोटल कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट कितने आ गए? 15 स्टूडेंट कितने आ गए? 15 स्टूडेंट्स आ गए। अब देखो, जो हमारा ग्राफ बनता है ना इसका, मैं जो ये फिगर बनाऊंगा ये डिस्टेंस से बनती है। किससे बनती है? डिस्टेंस से फिगर बनती है कि कितनी डिस्टेंस है। अब हमें स्टूडेंट्स दिए गए हो या पर्सन दिए गए हो, इसको पर्सन भी बोल सकते हैं या स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्सन होता है, ये स्टूडेंट होता है, ये डिस्टेंस होता है। अगर हमें पर्सन दिए गए हो और डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 16 डिस्टेंस आ गई। अब वो कह रहा है कि जब राजू दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि व्हेन राजू वाज शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड राइट। तो मैं मान लेता हूं राजू जब 3 स्थान दाईं ओर को स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह दाईं ओर से 8th प्लेस पर पहुंच जाता है। यानी कि अगर मैं इधर से काउंट करना स्टार्ट करता हूं तो वो कहां पहुंच गया? 8th प्लेस पर पहुंच गया। अब जब वो राइट, यानी कि अगर वो यहां होगा कहीं तो वो राइट शिफ्ट किया 3 प्लेस उसे, तब वो यहां 8th पे पहुंचा। तो यानी कि यहां उसकी पोजीशन क्या रही होगी? 11th। कितनी रही होगी? 11th पोजीशन रही होगी, क्योंकि जब यहां से 3 शिफ्ट करेंगे तभी तो 8 पे जाएगा। तो ये जो पोजीशन थी ना, ये कहां से थी? राइट से थी इसकी। ये पोर्शन है राइट और ये है आपका लेफ्ट, ठीक है। तो राइट से वो 11th प्लेस पर है, राइट से 11th प्लेस पर है। अब मैं इस साइड से उसकी डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं तो क्या आ जाएगी? यहां पर देखिए कौन से प्लेस पर आ जाएगी? ये 5th प्लेस पर आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी आएगी? टोटल कितने हो जाए? टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 16। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 16 डिस्टेंस थी ना। अब वो 11th प्लेस पर है तो बचे कितने? 5, क्योंकि 11 5 16, तो डिस्टेंस 5 ही तो बची दोस्तों। यहां से अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी कहलाएगी? राइट से ये 5th प्लेस पर कहलाएगा। कितनी प्लेस पर कहलाएगा? 5th प्लेस पर कहलाएगा। देखो, अब इसका तरीका एक ये है और एक दूसरा तरीका ये है, जब वो 11th प्लेस पर है राइट से, आपको लेफ्ट से निकालना है। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 15 -11 +1 +1 आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। एक सिंगल फॉर्मूला होता है m + n - 1। इस चैप्टर में एक सिंगल फॉर्मूला है m + n - 1 या m - n + 1।
तो यही बार बार यूज होता रहता है, कभी माइनस में कभी प्लस में करके। तो ये फिगर वाला तरीका बेस्ट है, आप इससे अप्लाई करेंगे तो एकदम आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 5th प्लेस पर वो होगा लेफ्ट से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकल्पों में दिए गए शब्दों से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो बस ये 4 ऑप्शन में है, उसमें एक ऐसा वर्ड हमें ढूंढ निकालना है जो कि इस गिवन वर्ड में नहीं है। तो जैसे कि मैं लास्ट वाले ऑप्शन में देखता हूं जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइमर। क्या लिखा गया है, प्राइमर। ठीक है, तो यहां पर 2 बार आर का यूज हुआ है। कितनी बार, 2 बार आर का यूज हुआ है। लेकिन हमारे पास जो गिवन वर्ड था प्रेडिसीमेंट, जो गिवन वर्ड है प्रेडिसीमेंट, ठीक है, इसमें केवल 1 बार आर का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं बनाया जा सकता और इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर दिखा दिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 क्वेश्चन जो आपके पास है बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम। ये विलुप्त संख्या वाला क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। एक नंबर मिसिंग है यहाँ पर टेबल में, वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर लॉजिक से बनते हैं ये, तो हमें सबसे पहले लॉजिक फाइंड करना होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब लॉजिक कैसे फाइंड करते हैं वो देख लीजिए। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले किए गए होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर दोगे, लॉजिक भी आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो यहाँ 150 दिया गया है, यहाँ 120 और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। ये 110 है और ये 80, 40, ये 100 और ये 90। ठीक है, देखो अगर मैं लॉजिक की बात करता हूँ तो यहाँ पर 40 है तो यहाँ कितना हो गया 60। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +20 का। आगे वाली उसमें आता हूँ बॉक्स में, तो यहाँ पर भी +20 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पर जाता हूँ, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +10 का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ से यहाँ पर जाता हूँ तो भी कितना, +10 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो -30 हुआ। तो यहाँ से भी कितना होना चाहिए था, -30 होना चाहिए था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90। तो एक लॉजिक तो मेरा यहाँ बना। तो इस लॉजिक से मेरा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। तो पहला लॉजिक तो आपका इस क्वेश्चन का ये है। अब एक दूसरे लॉजिक पर बात करते हैं। अब एक दूसरे लॉजिक पर बात कर लेते हैं कि दूसरा लॉजिक मेरा क्या बनेगा यहाँ पर। ये देखिए, तो जब दूसरे लॉजिक की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो देखो इन सबको मैं ऐड करता हूँ। कैसे ऐड करता हूँ ये देख लीजिए। 150 यानी कि एक कॉलम को ऐड कर लेते हैं, 150 + 90 + 40। तो ये टोटल सम कितना आ गया इसका, 280। यानी कि इस कॉलम का पूरे का सम कितना आ गया, 280। ठीक है, अगर मैं इस कॉलम की बात करता हूं, ये टर्म और ये टर्म, यानी कि 120 + 100 + 60, तो ये भी कितना आ गया, 280। ये भी कितना आ गया, 280। तो इसका मतलब ये जो कॉलम है ये भी 280 आना चाहिए। तो 110 और 180 ये मिला के कितना हो गया, 190। अब 190 में मैं कितना ऐड करूं कि 280 आ जाए, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, +90। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 90। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 90, वो एकदम सही जवाब है। तो दो लॉजिक में से आप कोई भी लॉजिक लगा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए सर पूरा क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार बोर्ड पर। देखो क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ना है कि प्रभु अपने घर से 20 किमी की दूरी पर अपने दोस्त के घर गया। कुछ समय बाद वह अपने दोस्त के घर से निकलता है और दाईं ओर मुड़ता है। लेट और 15 किलोमीटर तय करने के बाद वो पार्क पहुंचता है। थोड़ी देर के लिए आराम करता है वहां पहुंचकर और दोबारा आराम करता है और दाईं ओर मुड़ता है और 18 किमी तय करके पेट्रोल टैंक पर पहुंचता है। तो वहां से वह दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 15 किमी की दूरी तय करता है। तो उसे घर पहुंचने के लिए कितने किमी और तय करने होंगे। सर मुझे और दिखा दीजिए साथ में। अब सब लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि भैया ये उसका घर है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ये मान लेता हूं कि उसका क्या है, होम है, उसका घर है
जहां से उसने चलना स्टार्ट किया। अब इसमें एक चीज मान लो, लेट ही स्टार्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उसने ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किया, तो वो पूर्व की ओर चलेगा तो वो इस साइड में जाएगा। कितना चला वो? 20 किलोमीटर यहां से चला। तो जब वो यहां दोस्त के घर पहुंच गया तब वहां से निकलता है वो। ठीक है, तो वहां से निकलता है और दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है वो? दाईं ओर मुड़ता है और 15 किमी दूरी तय करता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा अपने तो नीचे आएगा, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब वो यहां पर पहुंच गया, अब वो यहां पर पहुंच गया पार्क में। अब फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड आएगा और 18 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पहुंचेगा। ठीक है, अब क्या करता है वो? फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। जब फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां? इस साइड जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी? 15 किलोमीटर दूरी तय की। अब देखो, अब यहां से यहां तक उसने 18 की, यहां से यहां तक टोटल 20 है, तो ये बची कितनी? यहां तक 2 किलोमीटर बची। यानी कि अगर उसे अपने घर पहुंचना है तो उसे 2 किलोमीटर की दूरी और तय करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है दोस्तों? 18 किलोमीटर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो दो स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं, सम फ्लाइज आर एंट्स एंड ऑल इंसेक्ट्स आर एंट्स, और दो कंक्लूजन ही यहां पर लिखे गए हैं, ऑल फ्लाइज आर एंट्स एंड सम एंट्स आर इंसेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। सर मुझे दिखा दीजिए। अब देखिए, तो जो पहला कह रहा है कि सम फ्लाइज आर एंट्स, सम फ्लाइज आर एंट्स, सर मुझे भी साथ में बोर्ड पर दिखा दीजिए। सम फ्लाइज आर एंट्स, तो मैं इनको बना लेता हूं फ्लाइज, इसको बोलते हैं मक्खी। सम फ्लाइज आर एंट, एंट मतलब ये एंट बन गई हमारी चींटी। सम का मतलब यानी कि कुछ फ्लाइज जो हैं वो क्या है? हमारी चींटी हैं। अगला जो स्टेटमेंट है वो है ऑल इंसेक्ट्स, यानी कि सभी कीट जो हैं वो एंट्स हैं। ऑल इंसेक्ट्स आर एंट्स, तो इंसेक्ट्स जो हैं क्या है? सब एंट हैं, तो ये एंट के अंदर आएंगे, तो ये आ जाएंगे इंसेक्ट्स यानी कीट। अब यहां से हमें कंक्लूजन निकालना है, तो पहला हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि ऑल फ्लाइज आर एंट। तो यहां से देखिए, क्या सारी फ्लाइज, सारी चींटी हैं वो एंट है? नहीं, हमें केवल कुछ के बारे में बताया गया कि सम फ्लाइज आर एंट। ऑल फ्लाइज आर एंट नहीं है, सम फ्लाइज आर एंट है। तो पहला वाला हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड वाले पर चलते हैं। सेकंड वाला दिया गया है कि ऑल सम एंट्स आर इंसेक्ट्स। अब सम एंट की बात हो रही है, तो ऑल इंसेक्ट्स आर एंट्स हैं, लेकिन जो कुछ पार्ट है एंट का, यानी कि जो कुछ चींटियां हैं वो भी तो दोस्तों यहां पर कीट हैं। देखो, ये टोटल जो एरिया है ये एंट का है, इसमें कुछ एरिया किसका आ रहा है? इंसेक्ट का आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि सम एंट्स आर इंसेक्ट्स। तो सेकंड वाला हमारा सही फॉलोज हो जाएगा। अब चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो यहां कौन सा फॉलो हो रहा है? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। अब चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस से है। यहां पर बताना है कि नीचे दिए गए घन की स्थिति में ए फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। सर दिखा दीजिए मुझे भी साथ में बोर्ड पर। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, जब ए के विपरीत पूछ रहा है तो एक डाइस बना लीजिए आप जिसमें ए हो, एक डाइस ऐसा बना लीजिए जिसमें ए आपको गिवन हो। ठीक है, जिसमें ए आपको गिवन हो तो बना लेते हैं। देखिए, पहला डाइस मैंने बना लिया। अब एक डाइस और बनाना है जिसमें बाकी के दो चीज कॉमन हो। देखो, ये मेरा डाइस बन गया यहां से। अब मैं पहले डाइस में क्या करता हूं दोस्तों? देखो, अब मैं पहले डाइस में क्या करता हूं, लिख लेता हूं पहला वाला ए, एफ और बी। ठीक है, अब मुझे इन चारों डाइस में से
अब पहले को छोड़ के बाकी जो 3 डाइस बचे उनमें से ऐसा कौन सा डाइस है जिसमें कि इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक चीज कॉमन आ रही हो या दोनों चीज कॉमन आ रही हो। ठीक है, तो मुझे मिला ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, यानी कि डी, बी और एफ। देखो यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, यहां पर एफ है, यहां पर एफ है, यानी कि हमें कॉमन वाले ढूंढने होते हैं। तो मुझे कॉमन मिल गए। अब बाकी जो बचे वो आपस में कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से डी। ए के अपोजिट डी और डी के अपोजिट ए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल होते हैं ये डाइस के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब जो ए है आपका वो बी से तो छोटा है, मैं बी यहां बना देता हूं, और बी से क्या है, ये छोटा है लेकिन सी से क्या है, लंबा है। तो सी से इसको लंबा बना देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब डी जो है वो ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी जो है वो ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा ये। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। आपको पता सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा कौन हुआ, सी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, सबसे छोटा व्यक्ति है, हु इज द शॉर्टेस्ट पर्सन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर a = 1 दिया है, e = 5 दिया है, तो आपको HEAR बराबर बताना है क्या होगा। तो a = 1 है, e = 5 है, HEAR आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 होती है, इसकी 5 है, इसकी 1 है और इसकी होती है 18। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 8 5 13 और 1 14 और 18 कितने हो गए, 32, यानी 32। तो आंसर इज 32, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन जो है आपके अच्छे लेवल के भी आते हैं। बस दोनों को इज्जत करनी है, रेस्पेक्ट दोनों क्वेश्चन की करनी है, इजी की भी और हार्ड की भी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकल्प में दिए गए शब्दों से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। तो आपका जो वर्ड है वो है एक्सोर्बिटेंट। अब आपको इन 4 वर्ड में से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इस एक्सोर्बिटेंट के वर्ड से मिलाकर नहीं बन सकता। एक्सोर्बिटेंट। ठीक है, अब देखो, अब मैं 4 ऑप्शन में ढूंढना चाहता हूं, तो मुझे पहली नजर में ही एक चीज मिल गई, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब यहां जो एक वर्ड है ये पी, क्या इसमें कहीं पी का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसके यूज से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। So what is the next question? So next question is, if d = 4 and dash = 39, then the value of draw is. Question number is 47. देखिए, तो d = आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है, और डैश = कितना दिया गया है, DESK = 39। अब ये 39 कैसे आए, ये इसलिए दिया गया है ताकि आप लॉजिक पता कर सकें। तो लॉजिक पता करने के लिए डी की प्लेस वैल्यू 4, इसकी 5, इसकी 19 और इसकी होती है 11। तो कितना हो गया टोटल मिला के, ये 39। इसका मतलब लॉजिक क्या है, प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया है, प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। अब आपके पास वर्ड क्या है, DRAW। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी 18, इसकी 1 और इसकी 23। तो 18 4 कितने हो गए, 22 और 1 23 और 23 दूना 46, 46, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही जवाब है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है।
सर अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 इज, एक समीकरण आपको यहां पर दी गई है, इक्वेशन यहां पर दी गई है और उसके आधार पर एक ऐसा लॉजिक बनाया गया है कि आपको कुछ उसके आगे मल्टीप्लिकेशन करके या डिवीजन करके एक लॉजिक करके दे दिया गया है। आपको जो बताना है थर्ड प्लेस पर जो इक्वेशन दी गई है उसके आगे क्या आएगा। ठीक है, चलिए लॉजिक फाइंड करते हैं। सबसे पहले 1 5 एंड 2 6 इक्वल्स टू 6 5 1 2। आगे दिया गया है 29 मल्टीप्लाइड बाई 36 इक्वल्स टू 6923 और आपको बताना है 4 6 मल्टीप्लाइड बाई 54 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए तो पहले दो टर्म्स हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम यहाँ पर लॉजिक फाइंड कर सकें। तो देखो अगर मैं 15 और 26 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 छक्का 90, यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट था वो क्या 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 2 आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट यहाँ पर नहीं हो रही है। अब यहाँ पर कुछ और लॉजिक लग रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स, जितने भी नंबर्स का यूज हुआ है सारे के सारे यहाँ पर है। देखो कैसे कैसे हैं यहाँ पर। देखो जो लास्ट वाला वर्ड्स था वो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर आ गया। अब जो ये सेकंड लास्ट वाला वर्ड था ये लास्ट में पहुँच गया। अब इन दोनों को फिर से इंटरचेंज कर दिया, पहले 1 था फिर 5 था, अब यहाँ पर पहले 5 था फिर 1 कर दिया। ठीक है, देखो इसको पहुँचा दिया यहाँ पर, इसको पहुँचा दिया लास्ट में, इसको पहुँचा दिया यहाँ और इसको पहुँचा दिया यहाँ। बस यही आपको करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। तो लास्ट वाला पहले और ये वाला लास्ट में, ये वाला इसके बाद और ये सेकंड लास्ट में। तो इसी तरीके से फिर 4 सबसे पहले और ये 5 सबसे बाद में और ये 6 उसके पहले और बीच में क्या आएगा 4। तो 4 6 4 5 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ ऐसे ही लॉजिक आते हैं जहां पर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक फाइंड करना है। रीजनिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने लॉजिक फाइंड कर लिया रीजनिंग में ना, तो रीजनिंग से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके पास एक मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आ गया है। तो देखते हैं कौन कौन, किस किसने इसका सही जवाब दिया है और किसने नहीं दिया है। देखिए तो यहां पर है 7 14 4, यहां पर है 4 12 और 9, यहां पर है आपका 6 24 और यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो लॉजिक फाइंड करना है मुझे। तो देखो मैं पहले अगर देखूं तो 7 डिवाइडेड बाई 14, यानी कि अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड करता हूं, या मैं इस तरीके से लिखूं इसको, 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 2। अब मैं यहां से 2 का स्क्वायर कर देता हूं तो कितना आ जाता है 4, जो कि है ये वाला नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर 12 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 से तो कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कर देता हूं तो 9 आएगा, जो कि है ये वाला नंबर। ठीक, अब यहां पर है देखो 24 को मैं डिवाइड करूंगा 6 से, कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो कितना आएगा 16, तो यहां पर कितना आ जाएगा 16, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन, लॉजिक समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो मैं बेसिक डायरेक्शन मान लेता हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब रोहन को मैं उत्तर की ओर चलाता हूं कितना 3 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ा दिया मैंने उसे और 2 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, अब आगे कहता है कि वो वह पुनः बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी पुनः बाएं मुड़ा दिया और 3 किलोमीटर चला दिया उसे। अब यहां पहुंच गया वो। अब फिर कहने लगे ये लोग कि इस बिंदु से वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से फिर बाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चल के यहां पहुंच जाएगा कहीं। ठीक है, ये दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी होगी 1 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आरंभिक बिंदु में ये वाला था उसका O, अब यहां से कहां M पर पहुंच गया वो, तो OM कितना है दोस्तों 1 किलोमीटर। तो यानी कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है वो 1 किलोमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी।
ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर इज 51। देखिए ये कह रहा है कि सम प्रिंसिपल आर टीचर्स, सम प्रिंसिपल आर टीचर्स, तो बना लेते हैं ये सम प्रिंसिपल आर टीचर्स, तो ये हमारे टीचर्स हो गए और ये हमारे प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, आगे वो बोल रहा है कि ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, यानी कि सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो ये बना देते हैं कि ये कौन होंगे, स्टूडेंट। ठीक, अब कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन कहता है कि ऑल प्रिंसिपल आर स्टूडेंट, तो क्या सारे प्रिंसिपल जो हैं वो स्टूडेंट हैं, नहीं, क्योंकि यहां पर कुछ ही प्रिंसिपल स्टूडेंट है। तो पहला वाला जो आपका कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि सम स्टूडेंट आर प्रिंसिपल, तो सम स्टूडेंट, ये सम स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये जो एरिया है ये किसका है, प्रिंसिपल का, यानी कि ये एरिया जो है ना ये स्टूडेंट वाला ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, यानी कि सम स्टूडेंट आर प्रिंसिपल, तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ओनली टू फॉलोज, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो सभी को। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फिगर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये होती है आपकी बेसिक फिगर, ये होती है बेसिक फिगर। अब मैं इस फिगर को एक सेकंड के लिए भूल जाता हूं, केवल इसको ध्यान रखता हूं। तो ऐसी फिगर में आपको ट्राइंगल निकालने हो तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और जो मैक्सिमम नंबर हो 4, यानी कि यहां पर मैक्सिमम क्या है 4, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उतने त्रिभुज वहां पर निकल के आ जाते हैं, यानी कि 8 त्रिभुज। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर 8 ट्राइंगल तो आपके यहां पर बनेंगे, 8 ही ट्राइंगल आपके इसमें बनेंगे, तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए 16। कितने हो गए 16। अब देखिए, अब एक ट्राइंगल दोनों को मिलाकर, दोनों फिगर को मिलाकर दूं मैं, एक ट्राइंगल ये बनेगा और एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा, तो कितने ट्राइंगल हो गए आपके यहां से ये 18। टोटल कितने हो गए 18। अब एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना है और एक ये बना है, यही फिगर तो है आपके पास। तो 1 2 3 4, 4 और बन गए यहां से, तो कितने हो गए टोटल 22। तो टोटल ट्राइंगल्स हैं आपके 22, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर हो सभी को। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। दिया गया है क्रिमिनल्स, जजेस एंड थीव्स, यानी कि अपराधी, न्यायाधीश और चोर। मैं लिख देता हूं यहां पर अपराधी, न्यायाधीश और चोर। ठीक है, अपराधी, न्यायाधीश और चोर। देखिए कैसे इसको आपको करना है। अब देखो जितने भी सारे के सारे चोर होते हैं वो क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक अपराधी के लिए बनाता हूं और इसके अंदर क्या आ जाएगा चोर, क्योंकि सारे चोर क्या होंगे, ऑल थीव्स आर क्रिमिनल्स, यानी कि सारे के चोर अपराधी हो गए। अब न्यायाधीश जो होता है वो न्याय करता है, तो इसका अलग बना देते हैं यहां पर, इसका चोरों से कोई मतलब नहीं होता बेचारे का। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। आप मैच भी कर सकते हैं, यही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 54। देखिए चलिए 54 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो आपकी इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसके अनुसार आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, देखिए तो पहला वर्ड आपको दिया गया क्या है, इन कॉम्पैटिबल, इन कॉम्पैटिबल। नंबर सेकंड प्लेस पर दिया गया है इनकम्पेरेबल, नंबर थर्ड प्लेस पर आपको दिया गया है इनकॉन्ग्रुअस, नंबर 4 पर आपको दिया गया है यहां पर
इनकंसिस्टेंस। देखो अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जाता हूं तो यहां पर देखो इन कंपे COM, देखो यहां पर क्या है N है, यहां पर क्या है N है, लास्ट के जो दो वर्ड है ना इनमें क्या है N है, तो M के बाद क्या आता है N आता है। स्टार्टिंग के चार वर्ड तो सेम है सभी के, स्टार्टिंग के चार लेटर्स क्या है सेम है सभी के। अब बात करते हैं यहाँ M की और एक यहाँ M की, तो इन दोनों में से कोई पहले आएगा, कौन सा आएगा वो देख लेते हैं। तो दोनों के 5 वर्ड यहाँ पर सेम है, आगे आते हैं A, ये भी सेम है, इसमें T है इसमें R है, तो R पहले आता है, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर और ये आपका आ जाएगा सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है सेकंड वाला और सेकंड पोजीशन पर कौन है फर्स्ट वाला, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है और एक ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो इन कोंग ये तो यहां तक सेम है। अब यहाँ एस है यहाँ जी है, तो कौन सा पहले आएगा, जी पहले आता है तो थर्ड प्लेस पर ये आएगा, यानी कि तीसरा वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका फोर्थ प्लेस पर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। एनालॉगी का आपका क्वेश्चन है और पा माने होता है पंजा, तो पंजा कौन मारती है, कैट मारती है, यानी कि बिल्ली पंजा मारती है। अब हूफ, हूफ माने टाप बोल दो, या इसको हिंदी में बोलते हैं खुर भी बोलते हैं, तो खुर कौन करता है, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। हॉर्स यानी घोड़ा जो होता है उसके खुर होते हैं। ठीक है, सो हॉर्स इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन है 8 4 1 29, आगे दिया गया है 2 8 9 और यहां आपको बताना है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको ये बताऊं स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और यहां पर 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहां पर क्या आ जाएगा 17, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। देखिए अब इसमें क्या आने वाला है, मिसिंग टर्म आपको बतानी है, DEM दिया गया है, FGO दिया गया है, HIQ दिया गया है। देखो D की प्लेस वैल्यू 4 होती है और F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो 4 इसकी 4 होती है, 6 होती है, +2, E की होती है 5 और G की होती है 7 +2, M की होती है 13 और O की होती है 15 +2, यानी कि +2 का लॉजिक यहाँ से अप्लाई हो रहा है। अब F से जा रहे हैं आगे तो +2। ठीक है, तो आगे भी जो लग रहा होगा +2 का लॉजिक ही यहाँ पर लग रहा होगा। तो H के बाद क्या आता है, HIJ, तो H से अगर मैं +2 करता हूँ तो J आएगा, लेकिन J तो आपका दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में, तो हमें सेकंड टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेकंड टर्म फाइंड करूंगा तो आई से अगर मैं, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आई की प्लेस वैल्यू आपकी देखो HI है ना, तो आई से +2 जाऊंगा, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। ठीक है, तो 9 के +2 करेंगे तो क्या आएगा 11 प्लेस पर आपका होता है K। ठीक है, 11 प्लेस पर K। अब Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो OPQ 15 16 और 17, तो +2 करेंगे तो 19 आना चाहिए था, +2 करेंगे तो 19 प्लेस पर क्या होता है S, तो JKS इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो कि है 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, एक यहां पर सीरीज आपको दी गई है, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है, श्रृंखला को पूरा करना है। तो 1 8 27 64 125 216 और नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताना है।
तो देखो अगर ऐसी सीरीज वाले क्वेश्चन में आपको स्क्वायर, क्यूब या पावर 4 अगर मिले तो उसको एज ए स्क्वायर और एज ए पावर 3 ही ट्रीट करें, ठीक है, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब आपका 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब आपका 216 और 7 का क्यूब आपका 343, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 343, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन इज दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापिस आता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो एक फॉर्मूला आता है कि अगर जो इंसान है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताता हूं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसी को यूज करेंगे। देखो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। तो 30 जाने में 30 गया होगा और 30 वापिस आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 प्लस 30, है ना। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं टोटल टाइम की। तो 30 किलोमीटर जाने में यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया वो, तो 30 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आया 30 किलोमीटर वापिस आया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। तो दोनों को सोल्व कर लीजिए, ये 1 आ जाएगा और ये 3/2। इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों को तो ये कितना आ जाएगा 5/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन नीचे कितना आएगा 5, ठीक है, कितना आएगा 5। तो 5 से 12 टाइम्स, तो 12 टू द 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज की स्पीड कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। दिखा दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 स्टार 2 यहां पर दिया गया है 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 1, 2 स्टार 3 इक्वल्स टू कितना -1, ठीक है। 2 स्टार 3 इक्वल्स टू -1 एंड 3 स्टार 4 इक्वल्स टू -5, सॉरी कितना दिया है -5। तो आपको बताना है कि 7 स्टार 9 क्या होगा। सेम वही फंडा है कि आपको लॉजिक फाइंड करना है। तो लॉजिक कैसे फाइंड करना है वो देख लीजिए। तो मैं देखता हूं यहां पर 1 + 2 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1। 1 + 2 3 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। यही लॉजिक यहां अप्लाई करके देखते हैं। 2 + 3 -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 3 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 6, तो बचा -1, यानी कि हमारा लॉजिक सही जा रहा है। तो 3 + 4 7 -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 12 और 7, तो बचेगा कितना -5, यानी लॉजिक मेरा सही है। तो ये भी यहीं पर लगा दो, 7 + 9 16 और -7 9 63, तो कितना बचेगा -47, ठीक है, -47, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। तो क्लियर हुआ सभी को ये लॉजिक। देखो तो ये तो हो गया दोस्तों आपके जो आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट था, जो मॉक टेस्ट 1 था। तो पूरा वीडियो सॉल्यूशन मैंने उसका आपका करा दिया है। तो आगे जो वीडियो सॉल्यूशन होंगे वो जो क्लासेस होंगी वो आपकी चलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइस।